हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को चैप्टर ऑफिशियल स्टोर से 2779। सपोर्ट जरूर करें। स्काई डोमेन 1। चलिए स्टार्ट आकाश करते हैं क्षेत्र आज का 1। चैप्टर। झंग यी ने अपने दिमाग में एक बार बचने का अनुकरण सिमुलेशन करने की कोशिश की। क्या मैं तुम्हारी ओर फ्लैश फ्लैश करूं? दृश्य में स्थान फिर से विकृत हो जाता है और वो शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाता है। दुश्मन की ओर दृश्य में लाल रेशम आसमान के पर्दे की तरह उसे उसकी मूल स्थिति में वापस धकेल देता है। बगल में उसके पैरों के नीचे का स्थान एक ब्लैक होल में बदल गया जो सीधे तीर के नुकीले किनारे की ओर ले जाता था। 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड की सूचना अवधि है। इस अत्यंत संक्षिप्त अवधि में झंग यी का मस्तिष्क अत्यधिक उच्च गति से काम कर रहा था। उसने एक के बाद एक साथ बचने के परिदृश्यों डॉज सिनारियोज का अनुकरण किया। हर एक बार परिणाम एक ही था, एक सटीक प्रहार, परफेक्ट हिट। ये एक बंद रास्ता, डेड एंड है, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे बचता है। उसका लैंडिंग पॉइंट जबरन तीर के लैंडिंग पॉइंट के समान निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स पर खींच लिया जाएगा, जिससे एक गारंटीकृत प्रहार गारंटीड हिट होगा। हाँ, विशाल मकड़ी राक्षस गुजन ने गरजते हुए ठहाका लगाया। उसकी कई आंखें एक साथ सिकुड़ गई, जिसमें उपहास और क्रूरता का मिश्रण दिखाई दे रहा था। ये बेकार है, केओस। हम बहुत पहले से तुम्हारे रहस्य जानते हैं। सेकंड हैंड ऑफ टाइम वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, जो ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि आगे क्या होगा। लेकिन समय का हेरफेर अजेय नहीं है। हर अलौकिक शक्ति की अपनी कमजोरियां होती है और हर शक्ति की अपनी सीमाएं होती है। गुजन का विशाल शरीर धीरे धीरे करीब आया। उससे मिलने वाली दमनकारी भावना दम घोंटने वाली थी। तुम्हें मारने के लिए ब्लैक स्तर के एलियंस के एक समूह ने अनिश्चित बार अभ्यास किया है। हमने विशेष रूप से तुम्हारी स्थानिक, स्पेशल और लौकिक टेम्परल शक्तियों को निशाना बनाने के लिए ये अपरिहार्य जाल बिछाया है। ये पूरी तरह से बंद रेड सिल्क रियल्म, लाल रेशम क्षेत्र है और यहां का हर स्थान हमारे नियंत्रण में है। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि विभिन्न लोगों के बीच की लड़ाई कभी भी केवल इस बात की प्रतियोगिता नहीं होती कि किसका शरीर अधिक मजबूत है। अनुकूल समय, लाभप्रद स्थान और सौहार्दपूर्ण संबंध। गुजन की आवाज फैसले में हथौड़े की आवाज जैसी थी। यह स्थान लाभप्रद है। तुम्हारे आने से पहले हमने एक जाल बिछाया था और अब तुम हमारे क्षेत्र में हो। सौहार्द, हमारी शक्ति तुम्हारे टेलीपोर्टेशन और पूर्व ज्ञान प्रीकॉग्निशन का पूरी तरह से मुकाबला करती है। ऐसी पूर्ण प्रतिकूल स्थिति के साथ तुम पासा पलटने की योजना कैसे बनाते हो? झंग यी की नजर धीरे धीरे ठंडी और गहरी हो गई। उसकी भौहें कसकर तन गई। उसकी उंगलियां राक्षसी ब्लेड को इतनी ताकत से पकड़े हुए थी कि सफेद पड़ गई और उसके होठों पर ठंडी मुस्कान और उसके दिल का उत्साह और भी मजबूत हो गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि एक बार जब उसने वास्तव में इस दुनिया में शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में कदम रख दिया और तथाकथित ब्लैक नाइट बन गया, तो उसके सामने आने वाले दुश्मन अब वे छोटे मोटे मोहरे नहीं होंगे जिन्हें इच्छानुसार कुचला जा सके। हर शक्तिशाली व्यक्ति जो आज तक जीवित बचा है, वो लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से रेंगकर बाहर निकला हुआ एक राक्षस है। उनके पास न केवल अपार शक्ति है, बल्कि चालाक बुद्धिमत्ता और परिष्कृत रणनीतियां भी है। अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी इस समय एनएसी अंस के बाहर उस भव्य सफेद पवित्र द्वार के सामने किंग आर्थर, सालादिन, मोराना और जेरेमिया मॉर्गन पूरी तरह से भौचक के खड़े थे। एक सेकंड पहले वे अभी भी लाल स्थान में थे। अगले सेकंड उन्हें एक अजेय बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। क्या हुआ? केओस कहाँ है?
किंग आर्थर ने पत्थर से तलवार पकड़ी, चारों ओर देखा और पाया कि केवल वही वहां थे। झंग यी कहीं नहीं दिख रहा था। वो अभी भी अंदर है। यांग जिंगसिन की आवाज कुछ ही दूरी से आई। इस समय झंग यी की टीम के सदस्य एनएसी शहर के बाहर खाली भाव से खड़े थे। यांग जिंगसिन की आंखें शांत रहीं। ये एक लक्षित उपस्थान हत्या योजना, टारगेटेड सबस्पेस असैसिनेशन स्कीम है। उच्च आयामी स्थान फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करके उन्होंने झंग यी को एक ऐसे आयाम में अलग कर दिया है जहां हम नहीं पहुंच सकते। हम स्थानिक नोड, स्पेशल नोड नहीं खोज पा रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। लानत है, वे कमीने। चाचा यू पसीने से लथपथ थे, पागलों की तरह कम्युनिकेटर में चिल्ला रहे थे। झंगी, झंगी, यदि तुम्हें यह मिल रहा है तो कृपया जवाब दो। कम्युनिकेटर पर केवल मौत जैसा सन्नाटा था। उपस्थान में अलग थलग पड़ा झंगी उनसे संपर्क करने में पूरी तरह असमर्थ था। यह खत्म हो गया है। यहां तक कि ड्रीमर की तोपें भी इस स्तर के अलगाव को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वे आसानी से स्थानिक नोड्स की पहचान नहीं कर सकते। झू के ने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया और घबराहट की भावना फैल गई। यदि झंग यी सचमुच यहां मारा जाता है तो हुआक्शु साम्राज्य का आसमान ढह जाएगा। नहीं, ये सिर्फ हुआक्शु साम्राज्य के बारे में नहीं है। यदि झंग यी 6 साम्राज्यों में सबसे मजबूत है तो पूरे 6 साम्राज्यों की स्थिति में भारी गिरावट आएगी। घबराओ मत। इस समय यांग जिंगसिन की आवाज एक स्थिर करने वाली शक्ति की तरह गूंजी। हालांकि उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक निर्विवाद संयम था। उसकी नजर अपने सामने की शांत दिखने वाली हवा पर टिकी थी। उसका लहजा पूर्ण विश्वास से भरा था। भाई ठीक हो जाएगा। क्यों? सालादिन खुद को पूछने से नहीं रोक सका। चूंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाने की हिम्मत की है तो वे निश्चित रूप से तैयारी के साथ आए होंगे। इसके अलावा यह तथ्य कि तुम्हें और मुझे एक पल में जाल से बाहर फेंक दिया गया, यह दिखाता है कि उनकी ताकत अथाह है। नहीं, क्योंकि हमें यहां फेंक दिया गया है, इसलिए मेरा भाई सुरक्षित है। यांग जिंगसिन ने शांति से विश्लेषण किया। यदि प्रतिद्वंद्वी टायरानोसोर कबीले जैसी शीर्ष स्तर की शक्ति या कोई सुपरस्तरीय प्राणी होता तो उनके पास पूरी तरह से भारी ताकत होती और इस तरह की परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे हम सभी को मिटा देते, जिसमें झंग यी का भाई भी शामिल होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें मारने के बजाय सिर्फ उपस्थान में धकेल दिया। यांग जिंगसिन की आंखों में बुद्धिमत्ता की एक चमक कौंधी। यह दिखाता है कि हालांकि रणनीतिकार मजबूत है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि सब कुछ नजरअंदाज कर सके। उनके संसाधन सीमित हैं और उन्हें भाई से निपटने के लिए अपने सभी संसाधनों को केंद्रित करना होगा। इसलिए उनके पास हमें, यानी विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक ये पूर्ण शक्ति से कुचलने वाली जीत नहीं है, जब तक ये बराबर वालों के बीच का खेल है। यांग जिंगसिन के होंठ थोड़े मुड़े और झंग यी की तरह ही एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। वो व्यक्ति उसे नहीं मार सकता, क्योंकि इस दुनिया में संकट की स्थिति में जीवित रहने का तरीका उससे बेहतर कोई नहीं समझता। लाल रेशम स्थान के भीतर समय मानो गाढ़ा, थिकन हो गया हो। झंग यी की आंखों के भीतर समय के सर्वोच्च नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्य संकेत ओवरलोड गति से पागलों की तरह घूम रहे थे। सेकंड हैंड ऑफ टाइम पूरी गति से काम कर रहा है। भविष्य की उस दृष्टि में जो केवल उसे दिखाई दे सकती थी। संक्षिप्त 5 सेकंड के दृश्य को अनगिनत माइक्रोसेकंड में विभाजित किया गया था और उसने अपने दिमाग में 7 चरम अनुकरण, एक्सट्रीम सिमुलेशंस किए। पहली बार उसने बगल में टेलीपोर्ट किया। परिणाम, स्थान मुड़ गया और वो सीधे तीर की नोक से टकरा गया। दूसरा प्रयास एक ऊंची ऊंचाई वाली छलांग थी। परिणाम, आसमान नीचे की ओर दब गया और वो फिर भी तीर की नोक से टकराया। तीसरी बार वो शून्य की एक दरार में सरक गया।
परिणाम, दरार को लाल रेशम से कसकर बंद कर दिया गया था और तीर की नोक सीधे दरारों की ओर इशारा कर रही थी। 7वीं बार पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा और कैरेन के मुख्य शरीर पर हमला करने का प्रयास किया। परिणाम, उसके पैरों के नीचे का स्थान ढह गया और उसने उसके पीछे टेलीपोर्ट किया, जो कि तीर की नोक के सामने भी था। झंगी वास्तविकता में थोड़ा हाँफ रहा था। उसका माथा ठंडे पसीने की एक महीन परत से ढका था। वहां कोई रास्ता नहीं है। ये एक आदर्श दुष्चक्र विश्व साइकिल है। चैप्टर 2780, स्काई डोमेन 2, आकाश क्षेत्र 2। झंगी चाहे कुछ भी करे, चाहे वो किसी भी दिशा में भागे, वो व्यक्ति जो गुप्त रूप से स्थान स्पेस में हेरफेर कर रहा है, एक शरारती बच्चे की तरह कागज को मोड़कर उसके अंतिम बिंदु एंड पॉइंट के स्थानिक निर्देशांक को जबरन तीर के लैंडिंग बिंदु के साथ संरेखित अलाइन कर देगा। ये कार्यकारण कैजुअलिटी के स्तर पर एक गारंटीकृत प्रहार है। क्या अनुकरण सिमुलेशन समाप्त हो गया? कैरेन की ठंडी धात्विक आवाज झंगी के कानों में गूंजी। केओस, तुम्हारे संघर्ष निरर्थक है। पूर्ण शक्ति और नियमों के सामने तुम्हारा कौशल एक जोकर की चाल के अलावा और कुछ नहीं है। कोलैप्स, ध्वनि, वो आकृति जो सितारों के अवशेषों से निर्मित प्रतीत होती थी, अंततः एक कान फोड़ने वाली दहाड़ के साथ चिल्लाई। कैरेन की 6 अत्यंत मोटी भुजाओं ने, जिनकी नसें उभरी हुई थी, अचानक डोरी छोड़ दी। वो गहरा लाल तीर जो सितारों को छेदने में सक्षम भयानक गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी ले जा रहा था, धनुष की डोरी से छूट गया। वो जहां से भी गुजरा, लाल रेशम का स्थान ढह गया, जिससे गहरे काले वॉयड की दरारें दिखने लगी। इस तीर ने न केवल झंग यी के भौतिक शरीर को लॉक किया, बल्कि इस क्षेत्र के सभी स्थानिक नोड्स, स्पेशल नोड्स को भी लॉक कर दिया, जैसा कि झंग यी ने भविष्यवाणी की थी। आप चाहे बचने की कितनी भी कोशिश करें, परिणाम हमेशा एक ही होता है। आपको तीर लगेगा। तीर के पहुंचने से पहले ही विनाशकारी आध्यात्मिक दबाव ने झंग यी के गॉड स्लेयर बैटल सूट को हवा में जोर से फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। बच के दिखाओ। लगातार बढ़ती गहरी लाल रोशनी झंग यी की पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रही थी, लेकिन इस क्षण उसके हाव भाव असामान्य रूप से शांत हो गए। चूंकि तुम चाहते हो कि मैं बचूं, तो मैं भी बचूंगा। यदि मैं स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता तो। जैसे ही गॉडसर नाम का तीर झंग यी के माथे को छूने ही वाला था, वहां 0.01 सेकंड का एक प्रतिक्रिया अंतराल रिएक्शन गैप था। झंग यी ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी ओर तेज गति से आ रहे तीर के सामने हवा में एक मुट्ठी भींची। दिव्य कौशल फॉर्मलेस रीम कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मलेस रियल्म कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। बस इस बार झंग यी ने इस दुर्भावनापूर्ण स्थान में अपने शरीर को नहीं हिलाया। उसने अपनी सारी स्थानिक कंप्यूटिंग शक्ति को उस तीर के अग्रभाग पर केंद्रित कर दिया। उसने वहां एक दरवाजा खोला, एक दरवाजा जो कैरेन की पीठ से जुड़ता था। चूंकि इस स्थान का नियम यह है कि झंग यी चाहे कहीं भी जाए, वो तीर से टकराएगा, तो झंग यी इसका उल्टा करता है। वो खुद लक्ष्य बन जाता है और वो तीर को खुद अपना लक्ष्य खोजने देता है। क्या? कुछ दूरी पर खड़े कैरेन ने अपनी आंखें फाड़कर देखा और उसकी 2 जलती हुई सफेद आत्मा की लपटें हिंसक रूप से टिमटिमाई। वो अजय दिखने वाला गहरा लाल तीर झंग यी की नाक को छूने से ठीक पहले हवा में गायब हो गया। 1 सेकंड। PFFT स्थान टूट गया। वो विनाशकारी आभा वाला तीर बिना किसी चेतावनी के कैरेन के सिर के पीछे दिखाई दिया, जो सीधे तीरंदाज की खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुसने लगा। क्या? कैरेन की आत्मा जैसे गायब हो गई और अपनी बची हुई केवल 2 भुजाओं के साथ उसने हताशा में पीछे की ओर रोकने का प्रयास किया,
लेकिन जैसे ही तीर कैरन से टकराने वाला था, बस उनके चारों ओर कहीं भी न दिखने वाला लाल रेशम एक बार फिर से अजीब तरह से मुड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरन एक त्रुटिपूर्ण फ्लॉट स्क्रिप्ट को सही कर दिया हो। वो तीर जो मूल रूप से कैरन को लगने वाला था, उसका रुख फिर से बदल दिया गया, जिससे वो कैरन की खोपड़ी को छूते हुए दूर के शून्य अवरोध वॉइड बैरियर से टकराया और ऊर्जा के आतिशबाजी के एक शानदार विस्फोट में बदल गया। सचमुच झंग यी ने बर्फीली आंखों से इस दृश्य को देखा। सायों में छिपा वो व्यक्ति न केवल मेरी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि इस क्षेत्र में किसी भी वस्तु को इच्छानुसार हिला भी सकता है। इस क्षेत्र में शारीरिक हमले, फिजिकल अटैक्स व्यावहारिक रूप से अप्रभावी है। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, तालियों की आवाज। मौत जैसे शांत स्थान में अचानक कुरकुरी तालियों की आवाज गूंज उठी। गहरे लाल रंग का लबादा पहने वैम्पायर महिला अविरा अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे तालियां बजा रही थी। शानदार, बिल्कुल शानदार। अविरा ने अपनी चमकीली लाल जीभ बाहर निकाली और अपने नुकीले दांतों को चाटा। उसकी आंखें लालच और प्रशंसा से भरी थी। तुम वास्तव में 6 पीढ़ियों के बीच सबसे अद्भुत जीनियस हो। ऐसी हताश स्थिति में गतिरोध को तोड़ने का ऐसा तरीका सोचने के लिए तुम्हारी युद्ध बुद्धिमत्ता उन टाइटन से कहीं बेहतर है जो केवल पार्श्विक बल का उपयोग करते हैं। मैंने मान लिया। उसकी नजर अचानक ठंडी हो गई और उसकी आवाज आकर्षक लेकिन खतरनाक हो गई। तुम्हारा दिमाग बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत है? वो धीरे धीरे झंग यी की ओर बढ़ी। उसकी आकृति आकर्षक थी, लेकिन झंग यी को कोई आकर्षण महसूस नहीं हुआ। उसने केवल यह महसूस किया कि खतरा करीब आ रहा था। वैम्पायर, उसने वास्तव में इस पौराणिक अमर नस्ल से कभी लड़ाई नहीं की थी। किंवदंतियों के आधार पर किसी की क्षमताओं का अनुमान लगाना स्पष्ट रूप से मूर्खता है। पॉप, उसने अचानक मुस्कुराते हुए झंग यी की ओर एक फ्लाइंग किस, ब्लो अ किस उछाला। लेकिन उसी क्षण अविरा का मूल रूप से आकर्षक शरीर अचानक बिना किसी चेतावनी के फट गया। मांस के टुकड़ों में बदलने के बजाय वो एक नरम लाल जेली की तरह फैल गई और फिर तेजी से खून के एक विशाल गहरे लाल समुद्र में पिघल गई। ये खून का समुद्र कोई साधारण तरल नहीं है, बल्कि अनगिनत अत्यधिक केंद्रित संक्षारक कारकों, कोरोसिव फैक्टर्स और अभिशाप संकेतों, कर्ज रून्स से बना है। खून की हर बूंद अपनी चेतना के साथ एक जीवित इकाई की तरह थी, जिससे एक डरावनी दहाड़ निकल रही थी। ब्लड गॉड डिसेंड्स ब्लड प्रिजन, ब्लड गॉड डिसेंड्स ब्लड प्रिजन। स्प्लैश, छपाक की आवाज। खून का समुद्र उमड़ पड़ा, जो खून के मूसलाधार प्रवाह में बदल गया, जिसने झंग यी को चारों दिशाओं से घेर लिया। तुम्हारे फॉर्मलेस रियल्म की सीमा 5 किलोमीटर है ना? खून के समुद्र के भीतर से अविरा की डरावनी आवाज आई, जो अनगिनत बार गूंजी। तो मैं इस 5 किलोमीटर के स्थान को पूरी तरह से भर दूंगी। कोई अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं, कोई अंतराल नहीं। अब देखते हैं कि तुम कैसे छिपते हो। खून के भारी समुद्र के बावजूद झंग यी शांत रहा। छिपना? जब प्रतिद्वंद्वी ने आपके स्थान को अवरुद्ध कर दिया हो, तो छिपना वास्तव में सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प है। मैं क्यों छिपूं? चूंकि तुम आ ही गए हो, तो मैं तुम्हारी सारी शक्ति निगल जाऊंगा। झंग यी ने अचानक एक हरकत के साथ अपने हाथ में मौजूद डेमन स्वॉर्ड, डिवाइन रिफाइनमेंट, को घुमाया। बूरियल इन द नीदरवर्ल्ड, बैरियल इन द नेदरवर्ल्ड। बस झंग यी को केंद्र में रखकर कई सौ मीटर व्यास का एक काला गोला अचानक आकार लेने लगा। वो नीदरवर्ल्ड, पाताल लोक से जुड़ने वाला एक मार्ग है, एक छोटा मानव निर्मित ब्लैक होल। एक भयानक सक्शन बल, सक्शन फोर्स, फूटा और खून का उमड़ता हुआ प्रवाह काले गोले की सतह के संपर्क में आते ही सीवर में बहते पानी की तरह हो गया।
जिसे पागलों की तरह निगला, विघटित और रूपांतरित किया जा रहा था। सिजल 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 नीदरवर्ल्ड की वॉइड शक्ति और वैम्पायर्स की संक्षारक शक्ति एक भीषण युद्ध में उलझ गई, जिससे पिघलने की एक घिनौनी तेज आवाज पैदा हुई। हाँ हाँ, खाओ, अपने दिल की संतुष्टि तक खाओ। अविरा की आकर्षक हंसी गूंजी। मेरा खून का समुद्र अनंत है। जब तक खून की एक भी बूंद बची रहेगी, वो अनिश्चित काल तक पुनर्जन्म ले सकती है। हालांकि वो झंग यी से अकेले नहीं लड़ रही है, उसके पास 3 मददगार भी हैं। इसलिए भले ही ये सिर्फ एक गतिरोध और झंग यी को थका देने की चाल हो, फिर भी ये एक जीत है। निश्चित रूप से ठीक उसी समय जब झंग यी खून के समुद्र के आक्रमण के खिलाफ लड़ रहा था, तभी गुजन, वो शक्तिशाली स्पाइडर डेमन जो घात लगाए बैठा था, अंततः आगे बढ़ा। चैप्टर 2781 गॉड स्लेइंग बो 1 ईश्वरनाशक धनुष 1। एक अच्छा अवसर। मास का वो ऊंचा काला पहाड़ गुजन थोड़ा कांपा और उसके शरीर पर मौजूद कई कसकर बंद आंखें उस क्षण एक साथ खुल गई। बस एक पल में पूरा लाल रेशम स्थान मानो एक विचित्र और चकाचौंध करने वाले कलेडोस्कोप में बदल गया। उन राक्षसी आंखों से अलग अलग रंग और प्रकृति की कई अजीबोगरीब प्रकाश किरणें निकली। ये किरणें खून के समुद्र की बाधा को और यहां तक कि अंतरिक्ष की दूरी को भी नजरअंदाज करते हुए नियमबद्धता की एक अकथनीय शक्ति लेकर सीधे झंग यी की ओर बढ़ी, जो ब्लैक होल के केंद्र में फंसा हुआ था। स्पाइडर डेमन सीक्रेट टेक्निक मायरियाड मैनिफेस्टेशंस तथागत। स्पाइडर डीमन सीक्रेट टेक्निक मीरियड मैनिफेस्टेशंस तथागत। ये एक अत्यंत विडंबनापूर्ण नाम है। एक बेहद बदसूरत प्राणी होने के बावजूद उसके पास एक पवित्र हमले का नाम है। लेकिन फिर शायद स्पाइडर डेमन की नजरों में इंसान जैसी आकृति वाला प्राणी ही वास्तव में बदसूरत है। झंग यी उस समय खून के समुद्र के खिलाफ नेदरवर्ल्ड बैरियल को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जब उसने स्पाइडर डेमन के हमले को करीब आते महसूस किया और उसकी नजर तेज हो गई। डिवाइन रीफाइनमेंट, दिव्य शोधन, इसे रोको। झंग यी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसके हाथ में मौजूद डीमन टेल तुरंत बिखर गई और हवा में अनगिनत काली जंजीरों में बदल गई, जो एक अभेद्य रक्षात्मक जाल बनाने के लिए आपस में जुड़ गई, जिसने उन डरावनी प्रकाश किरणों को रोकने का प्रयास किया। स्प्लैश! आसमान में काली जंजीरों की परत दर परत आपस में जुड़कर एक मोटी बाधा बन गई। हालांकि जब वो प्रकाश जंजीरों पर चमका तो वहां कोई विस्फोट या टकराव नहीं हुआ। इसके बजाय बस वे जंजीरें, जो मूल रूप से स्याही की तरह काली थी, उस प्रकाश के नीचे अचानक विचित्र रंगों में बदल गई। इसके तुरंत बाद उस हथियार के भीतर से विद्रोह की एक तीव्र भावना पैदा हुई। अच्छा नहीं हुआ। झंग यी की नजर बदल गई। जो जंजीरें उसकी रक्षा कर रही थी, वे अचानक जीवित हो उठीं। उन्होंने अपने नुकीले सिरों को झंग यी के शरीर की ओर मोड़ लिया और उस पर बेरहमी से वार करने लगी। उसके हाथ में थमा डेमन हथियार भी हिंसक रूप से कांप रहा था और उसकी ग्रिप पर अचानक नुकीले स्पाइक्स उभर आए, जिन्होंने झंग यी की हथेली पर हमला कर दिया। ही गुजन ने विजय की एक अजीब हंसी हंसी। केओस, ये बेकार है। मेरा ऑल सीइंग बुद्धा एक प्रकाश आधारित नियम क्षमता है। मेरे जादुई प्रकाश से रोशन होने वाली कोई भी चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, उसे एक नई आत्मा मिल जाएगी और फिर वो मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। भले ही ये तुम्हारा सिग्नेचर हथियार हो, ये भी कोई अपवाद नहीं है। इसे मार डालो। प्रशंसा की एक दहाड़ के साथ वे रंग बिरंगी जंजीरें तुरंत सूज गई और एक विशाल मुड़े हुए स्टील के वर्ल्ड ट्री में बदल गई। अनगिनत नुकीली लताएं और शाखाएं एक अजेय मारने की इच्छा लेकर पागलों की तरह झंग यी पर हमला करने लगी। ये हथियार, जिसने डेमन किंग के खिलाफ
कई लड़ाइयों में झंग का साथ दिया था, अब सबसे घातक कातिल बन गया था। इस अचानक हुए विश्वासघात का सामना करते हुए भी झंग ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक चमकी मानो उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया हो। उसने डिवाइन रिफाइनमेंट को कसकर पकड़ा और उसे अपने हाथ में पागलों की तरह घुमाया। डिवाइन रिफाइनमेंट का सबसे शक्तिशाली पहलू इसकी असीमित रूप से पुनर्जीवित होने की क्षमता और इसका लचीलापन था, जिसने इसे झंग यी की अपनी शक्ति का सामना करने की अनुमति दी थी। हालांकि हमले की शक्ति के मामले में डिवाइन रिफाइनमेंट काफी सामान्य था, इसलिए यह झंग यी के गॉड एनिहिलेशन बैटल आर्मर, गॉड अनाइलेशन बैटल आर्मोर को बिल्कुल भी नहीं भेज सका। जब इसने झंग यी की बाह को छुआ तो यह किसी गुदगुदी जैसा महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, जैविक हथियारों, बायोलॉजिकल वेपन्स में यह जोखिम हमेशा बना रहता है। झंग यी ने पागलों की तरह हमला करने वाली लताओं को देखते हुए फुसफुसाया। डिवाइन रिफाइनमेंट का पूर्ववर्ती नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का एक शक्तिशाली सदस्य था ग्रीन नाइट बॉस। हालांकि इसे झंग यी द्वारा एक हथियार में बदल दिया गया था, लेकिन इसकी जैविक प्रवृत्तियां, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स अभी भी बची हुई थी। चूंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो चलो इसे बदलते हैं। जैसे ही वे नुकीले स्पाइक्स झंग यी के शरीर को छेदने वाले थे, झंग यी ने हल्के से अपनी उंगली चटकाई। आदेश, आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बूम! वो नवनिर्मित राजसी स्टील वर्ल्ड ट्री उसी क्षण भीतर से हिंसक रूप से फट गया। ये वो गुप्त बैकडोर प्रोग्राम था जिसे झंग यी ने उसी पहले दिन स्थापित किया था, जब वो दिव्य रिफाइनिंग अमृत बना रहा था। एक अत्यंत सतर्क और संदेही व्यक्ति होने के नाते वो अपने हथियार को कभी भी नियंत्रण से बाहर होने की अनुमति नहीं दे सकता था। धातु के टुकड़े आतिशबाजी की तरह फट गए और उस भारी शॉकवेव ने आसपास के खून के समुद्र को भी थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 42,000 अंकों के उच्च महाशक्ति सूचकांक, सुपर पावर इंडेक्स के साथ जैविक हथियारों का ये दिव्य शोधन आत्मविनाश का कारण बनने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। गुजन के चेहरे की मुस्कान उसकी उन कई आंखों में जम गई। पागल है। नियंत्रण से बचने के लिए उसने वास्तव में अपने ही सिग्नेचर हथियार को नष्ट कर दिया। टाइटन्स पौराणिक कारीगर नस्ल होने के नाते किसी से भी बेहतर जानते थे कि एक सुपर शक्तिशाली जैविक हथियार बनाना कितना कठिन होता है। तुमने अपने ही सिग्नेचर हथियार को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे पास हमसे लड़ने के लिए क्या बचा है? खून के समुद्र से अविरा की आवाज आई। हालांकि झंग यी के हावभाव असाधारण रूप से शांत रहे। गॉडस्लिंग बैटल सूट की आंतरिक परत के भीतर से एक हरा बीज फूटा। जैसे ही झंग यी ने इसमें ऊर्जा डाली, ये तेजी से अंकुरित हुआ और लताओं में बदल गया। डिवाइन रिफाइनमेंट तलवार ट्री स्वॉर्ड के आधार पर बनाई गई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी शक्तिशाली पुनरुत्थान क्षमता है। इसे नियमाधारित क्षमताओं द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए झंग यी ने इसे विभाजित कर दिया था और पीछे एक बीज छोड़ दिया था। ये ऐसी किसी भी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए था। एक दिव्य शोधन हथियार खोने से ऊर्जा की भारी बर्बादी होगी। हालांकि झंग यी के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। क्या तुम भूखे हो? झंग यी ने सहजता से कहा। फिर वैकल्पिक आयाम, ऑल्टरनेट डायमेंशन में हाथ बढ़ाकर उच्च शुद्धता वाले ऊर्जा पत्थरों का एक ढेर निकाला। ये वे पत्थर थे जिन्हें उसने 5 महान नस्लों के गोदामों से लूटा था। उसने वे सभी अमूल्य ऊर्जा पत्थर इसकी शाखाओं को सौंप दिए, मानो मछलियों को दाना खिला रहा हो। जैसे ही उन कोमल हरी शाखाओं ने प्रचुर ऊर्जा को महसूस किया, वे तेजी से फैली और फिर पागलों की तरह उसे अवशोषित करने लगी। बस ऊर्जा का भारी प्रवाह प्राप्त करने के बाद वो बीज तुरंत अंकुरित हुआ, बढ़ा और फिर से संगठित हो गया। पलक झपकते ही एक और भी भयानक आभा वाला बिल्कुल नया काला जादुई हथियार
झंग यी के हाथ में फिर से प्रकट हो गया। क्या? तीनों महान ब्लैक नाइट्स एक साथ चिल्ला उठे। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। चलो जारी रखते हैं। झंग यी ने उस नए जन्मे जादुई हथियार को थाम लिया। उसकी नजर ठंडी थी। ये नियमाधारित प्रकाश क्षमता बहुत दिलचस्प है। अब मैंने इसके बारे में जान लिया है। चलो एक साथ हमला करते हैं। इसे सांस लेने का मौका मत दो, कैरन ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसने अपनी दूसरी बाह से गॉडस्लिंग धनुष को पीछे खींचा। ठीक है, उसकी रक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आखिरकार उसकी भी कोई सीमा होगी। एक बार जब उसका स्थानिक अवरोध, स्पेशल बैरियर, टूट जाएगा तो उसकी युद्ध क्षमता कम से कम 70% कम हो जाएगी। ये ब्लैक स्तर के पावरहाउस अनुभवी योद्धा थे और वे शांति से युद्ध की स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। अविरा के खून का समुद्र और भी हिंसक रूप से उमड़ा और एक सरसराहट के साथ झंग यी को निगलना जारी रखा। ये बल झंग यी की नीदरवर्ल्ड शक्ति से टकराया और उसे बेअसर करने लगा। लेकिन क्योंकि इसमें शक्तिशाली ऊर्जा शामिल थी, इसलिए नीदरवर्ल्ड भी इसे इतनी जल्दी नहीं निगल सका। डीमन आई की किरणें एक बार फिर जुटने लगी। तुम एक ही समय में कितनी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो? हमारे हमलों का एक साथ सामना करते हुए तुम अनगिनत बार चूक सकते हो, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी ढील दिखाई तो तुम मारे जाओगे। चैप्टर 2782 गॉडस्लेइंग बो 2 ईश्वरनाशक धनुष 2। झंग यी को निशाना बनाकर किया गया ये घेराव वास्तव में एक वास्तविक घातक प्रहार है। वैश्विक स्तर पर भी इन चारों ब्लैक स्तर के पावरहाउस को दुर्जेय माना जाता है। ये चारों अत्यधिक अनुभवी थे। उन्होंने झंग यी की विभिन्न क्षमताओं का गहन अध्ययन किया था और 5 कबीलों के गठबंधन 5 क्लैंस अलायंस की पिछली विफलता से सबक सीखा था। इसलिए वे बेहतर ढंग से तैयार थे। लंबे समय तक झंग यी का अध्ययन करने के बाद वे चारों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समय, स्थान और नीदरवर्ल्ड की शक्ति रखने वाले महामानव को हराने का सबसे सरल और सीधा तरीका यह है कि पहले से ही एक अपरिहार्य जाल बिछाया जाए और फिर भारी शक्ति से उसे कुचल दिया जाए। यदि झंग यी किसी शहर को जीतता है तो वे पूरे शहर को घेरने के लिए 10 गुना सैन्य बल तैनात करेंगे और फिर जीतने के लिए एक भीषण युद्ध लड़ेंगे। हालांकि ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये निस्संदेह सबसे प्रभावी है। झंग यी को इस बात का गहरा एहसास था। उसने भौहें सिकोड़ी, ये जानते हुए कि साधारण रक्षात्मक उपाय वास्तव में अप्रभावी होंगे। भले ही टैक्सू बाथरोब में अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं हैं, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। प्रतिद्वंद्वी के हमले में लक्षित एकल लक्ष्य हत्याएं और एक विस्तृत क्षेत्र में अंधाधुंध हमले दोनों शामिल थे, जिसने प्रभावी रूप से उसके भागने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि झंग यी को इस समय जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है, वो निश्चित रूप से स्पाइडर डेमन गुजन की नियमाधारित क्षमताएं हैं। वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि वो प्रकाश उसे जरूर लगेगा। झंग यी ने अचानक अपने हाथ में मौजूद डिवाइन रिफाइनमेंट को घुमाया और उसके शरीर से स्थानिक शक्ति, स्पेशल पावर फूट पड़ी। ऑल थिंग्स बियॉन्ड द डार्क वर्ल्ड, ऑल थिंग्स बियॉन्ड द डार्क वर्ल्ड। बस झंग यी को केंद्र में रखकर एक बिल्कुल काला घन के आकार का स्थान, क्यूब शेप्ड स्पेस, अचानक प्रकट हुआ। यह स्थान पिछली किसी भी रक्षा प्रणाली जैसा नहीं है। यह शुद्ध शून्यता, नथिंगनेस है। वहां न कोई प्रकाश था, न कोई ध्वनि, न कोई पदार्थ, और यहां तक कि समय का प्रवाह भी अत्यंत धीमा हो गया। यह ब्रह्मांड से काटे गए पूर्ण शून्यता के एक टुकड़े जैसा है, जो वास्तविक दुनिया के आर पार पड़ा हुआ हो। कैरन के तीर, अविरा का खून का समुद्र और गुजन का जादुई प्रकाश सभी उस काले घन को छूते ही फ्रोजन गए। वे अंबर में बंद कीड़ों की तरह हैं, जो आक्रामक मुद्रा बनाए हुए हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ है। गुजन का 100 आंखों वाला राक्षसी प्रकाश
100-eyed demonic लाइट इस अंधकारमय क्षेत्र को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन रास्ते में उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वो धीरे धीरे निकल लिया गया। ये किस तरह का कछुए का खोल, टर्टल शेल है? कैरन गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारा गॉडस्लिंग तीर वास्तव में मुझे पार कर गया। ये एक उच्च आयामी स्थानिक विभाजन, हाई डायमेंशनल स्पेस पार्टीशन है। अंततः शून्य से चौथे व्यक्ति की आवाज गूंजी। वो आवाज परिष्कृत और उदासीन थी, जिसमें संयम और नियंत्रण की भावना थी। लाल रेशम धीरे धीरे अलग हुआ और काले रंग का बॉडी सूट पहने एक लंबा दुबला-पतला आदमी धीरे धीरे शून्य से उभरा। उसने अपने हाथ में एक बड़ा लाल पर्दा पकड़ रखा था, जैसे सांड से लड़ने वाले मतवाले के हाथ में लाल राजदंड, सेप्टर हो, और वह इसे लगातार नचा रहा था, जिससे इस पूरे स्थान के नियमों को नियंत्रित किया जा रहा था। नॉर लोग, नोर पीपल, नोरिन, नोरिन। इस घात के पीछे की असली साजिश भी इसी रेड सिल्क रेल्म के लोगों की है। नोरिन, देखना बंद करो। अविरा की आवाज खून के समुद्र से आई। इस कछुए के खोल को तोड़ने के लिए जल्दी से अपनी शक्ति का उपयोग करो। नोरिन ने अपना सिर हिलाया और उसके हाथ में मौजूद लाल रिबन और भी खूबसूरती से नाचने लगा। मेरी क्षमता है, हेवनली क्लोक। मैं डोमेन बना सकता हूं और उन डोमेन के भीतर दिशा निर्देश के नियमों को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन उसने उस काले घन पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में विस्मय की एक झलक कौंधी। स्थानिक क्षमताओं का इस तरह का आमने सामने का टकराव उसकी खूबियों में से एक है। उसका स्थानिक स्तर, स्पेशल लेवल, बहुत ऊंचा है और उसे नियमों का उपयोग करके जबरन मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? गुजन ने एक गहरी, दबी हुई आवाज में पूछा। इंतजार करे? नहीं। नोरिन के मुंह के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। इस दुनिया में कभी भी वास्तव में कोई पूर्ण रक्षा, एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं रही है। अगर ऐसा है तो इसलिए क्योंकि इसके हमले की ताकत अभी भी उतनी मजबूत है। उसने एक सुंदर बुलफाइटर की तरह अपने स्वर्गीय वस्त्र को लहराया और पूरा लाल रेशम का स्थान उसके साथ डोल उठा। हम एक स्थानिक आयाम से सभी हमलों को केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद हमें केवल एक चीज करने की आवश्यकता है, प्रभाव को बाधित करना और उसकी सुरक्षा को छिन्न भिन्न करना। सबसे सरल तरीका ही सबसे प्रभावी होता है। बियॉन्ड द डार्क रियल्म के पार, इस पूर्ण काले घन के आकार के स्थान के भीतर उतनी ही खामोशी है जितनी ब्रह्मांड के जन्म के समय सिंगुलैरिटी में थी। बाहरी दुनिया से होने वाली लगातार बमबारी को उस आयाम की पहुंच से दूर रखा गया था, लेकिन झंगी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्थानिक अवरोध असहनीय तनाव की एक करुण पुकार छोड़ रहा था। उच्च आयामी नियमों और पार्श्विक बल के नियमों के बीच का उन्मादी टकराव अत्यधिक पानी के दबाव में गहरे समुद्र की पनडुब्बी के पतवार, हल के धातु के मुड़ने जैसी आवाज पैदा कर रहा था। क्रंच क्रंच, चरमराने की आवाज। प्रत्येक आवाज ऐसी थी मानो यमराज अपनी तलवार तेज कर रहा हो। यह सब केवल 30 सेकंड तक ही चल सकता है। हालांकि यह कौशल पुराना हो चुका है, लेकिन ब्रह्मांड के सभी रूपों का प्रकाश उसे उस चीज से अलग करता है जिसकी उसे अभी आवश्यकता है। सबसे पहले उसने गुजन के नियमाधारित बीम हमलों से खुद को बचाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। दूसरा, अब उसे गतिरोध को तोड़ने का तरीका सोचने के लिए समय चाहिए। झंगी ने शांति से गणना की। उसकी आंखें थोड़ी बंद थी। पूर्ण अंधकार में भी उसके विचार बिजली की तरह स्पष्ट रहे। 4 ब्लैक स्तर के पावरहाउस के संयुक्त हमले के तहत उसका रक्षा कवच निश्चित रूप से आधे मिनट से अधिक नहीं टिक सकता था। नोरिन के स्थानिक नियंत्रण ने उसके भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और अविरा का खून का समुद्र उसकी सुरक्षा को लगातार नष्ट कर रहा था।
जिससे उसे अपनी सारी ऊर्जा विरोध करने पर केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही कैरेन की अत्यधिक मर्मभेदी शक्ति किसी भी समय बाधा को तोड़ सकती है, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में झंग यी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके सीने में कांटा और गले में मछली की हड्डी फंसी हो, वो था सबसे दर्दनाक अस्तित्व, स्पाइडर डेमन गुजन। नियमाधारित प्रणालियां, कार्य कारण। झंग यी की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। गुजन की क्षमता, ऑल सीइंग बुद्धा, सैकड़ों राक्षसी आंखों के माध्यम से प्रकाश छोड़ती है, जो लक्ष्य पर जबरन आज्ञाकारिता, ओबीडियंस का नियम लागू करती है। ये चाल बहुत ही घटिया है, यहां तक कि यांग जिंगसिन के हर्षर एरो, हेर्स्कर एरो से भी अधिक दबंग है। आखिरकार प्रकाश की गति यांग जिंगसिन के तीर से कहीं अधिक तेज है। इसके अलावा इस चीज में गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। एक बार जब यह लग गया तो खेल मूल रूप से खत्म हो जाता है। भले ही झंग यी के पास स्थानिक और लौकिक दोनों क्षमताएं हों, लेकिन यदि वो बड़े क्षेत्र में उस प्रकाश की चपेट में आ जाता, या यदि गुजन को कोई आदेश जारी करने का अवसर मिल जाता, तो स्थिति तुरंत बिगड़ जाती। इसके अलावा झंग यी के कई तरीकों का गुजन की 100 आंखों वाले डेमन लाइट द्वारा आसानी से मुकाबला किया जाता है। उसके पास अपने कौशल का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है और उसे लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले गुजन को मारना होगा। झंग यी ने तुरंत अपनी रणनीति का मुख्य केंद्र तैयार किया। आदमी को मारना हो तो पहले उसके घोड़े को मारो, चोर को पकड़ना हो तो पहले उसके राजा को पकड़ो। टीम की लड़ाइयों में शाश्वत सत्य यही है कि पहले नियंत्रण क्षमताओं वाले जादूगर, मेज को मारो। ठीक उसी समय पूरा डार्क रीम हिंसक रूप से कांपने लगा। बाहरी हमलों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अचानक बदल गई। अब कोई अराजक बमबारी नहीं थी, बल्कि एक दिल दहला देने वाला अत्यधिक समन्वित अनुनाद, रेजोनेंस था। थंप थंप थंप, धमक की आवाज। यह आवाज किसी विशालकाय राक्षस के युद्ध के नगाड़ों जैसी थी, जिसका प्रत्येक प्रहार स्थानिक अवरोध के सबसे कमजोर बिंदु पर सटीक रूप से लग रहा था, जिससे डार्क रीम के भीतर पूरी स्थानिक संरचना कांप उठती थी। आज का चैप्टर आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।